वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हमने स्टार्ट किया हुआ था अपना चैप्टर इंटेलिजेंस, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इसका हाफ चैप्टर कर लिया था। आगे से हम कंटिन्यू करते हैं इंटेलिजेंस क्वेश्चन से, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसमें से कुछ एमसीक्यूज याद करने हैं कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट टाइम इस टर्म को किसने पब्लिश किया था, किसने कॉइन किया था, ठीक है। तो 1912 में स्टर्न ने इस टर्म को पब्लिश किया था और 1916 में स्टैनफोर्ड बायनेट ने इसको यूज़ किया था, ठीक है। ये जस्ट आपने एमसीक्यूज के लिए याद करने हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। आईक्यू क्या होता है? आईक्यू इज़ द रेशो बिटवीन मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला आपने याद करना है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम देखते हैं कि मेंटल एज क्या होती है और क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है। मेंटल एज इज द मेंटल एबिलिटी ऑफ द पर्सन कैलकुलेटेड विद द एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन एन इंटेलिजेंस टेस्ट। अच्छा, अब मेंटल एज क्या होती है? एक पर्सन की मेंटल एबिलिटी होती है। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि जब एक पर्सन को हम कोई भी इंटेलिजेंस टेस्ट देते हैं, ठीक है, उस टेस्ट के अंदर उसकी जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी है ना, उसको हम कहते हैं उसकी मेंटल एबिलिटी है, ठीक है। जितनी अच्छे से वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा उतनी ज़्यादा उसकी मेंटल एबिलिटी होगी और उतनी ज़्यादा उसकी मेंटल एज होगी, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि एक पर्सन को है जो हमने उसके ऊपर परफॉर्म किया, कौन सा टेस्ट? स्टैनफोर्ड बायनेट टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट का नाम है, इंटेलिजेंस टेस्ट का नाम। अब इसको हमने जब परफॉर्म किया उस पर्सन के ऊपर, उसमें हम इसको डिफरेंट प्रॉब्लम्स दी, तो उसने किस हद तक उसको सॉल्व किया करेक्टली, तो उसका हमने स्कोर देख लेना है, ठीक है। कितना स्कोर उसका आया है? फॉर एग्जाम्पल 14.5 ईयर्स उसका स्कोर आया है, ठीक है। तो स्कोर के अकॉर्डिंग हमने उसकी एज देख लेनी है कि कितनी उसकी मेंटल एज बन रही है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास होगी मेंटल एज। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। अब ये कौन सी होती है? ये होती है इन टर्म्स ऑफ ईयर्स एंड मंथ्स, ठीक है। मतलब कि एक पर्सन की डेट ऑफ बर्थ से लेकर टिल डेट तक कितनी उसकी एज बन रही है इन ईयर्स एंड मंथ्स, उसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ से एग्जाम्पल के जरिए समझना है। जैसे कि हमारे पास एक पर्सन है, उसकी हमने कैलकुलेट की मेंटल एज इंटेलिजेंस टेस्ट को परफॉर्म करके, तो उसकी कितनी आई? 14.5 ईयर्स, ठीक है। इसको हमने करना होता है मंथ्स के अंदर। अब मंथ्स में करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और 0.5 को हम साथ इसको ऐड भी कर देंगे, ठीक है। तो ये मंथ्स में हो जाएगी मेंटल एज। इसी तरह हमारे पास जो है क्रोनोलॉजिकल एज, ये 12.7 उसकी है। तो इसको हम क्या करेंगे? मंथ्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब इसको पुट करेंगे इस फार्मूले के अंदर, तो इसकी कितनी वैल्यू आ रही है? 114.56। तो इसका आईक्यू जो है वो इतना आएगा, ठीक है। अब हमने देखना हो कि इसका जो आईक्यू है वो नॉर्मल है, एवरेज है या सुपीरियर ब्राइट है, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए एक स्कोरिंग यूज़ करते हैं हम, ठीक है। ये स्कोरिंग का एक टेबल दिया हुआ है, इसमें से काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं, तो आपने याद करना है अच्छे से एज इट इज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्कोरिंग और साथ में इसकी मेंटल टाइप कौन सी होती है। अगर उसका जो स्कोर आईक्यू का है वो कितना आया है? 0 to 70 आया है, तो वो कौन सा है? उसमें कौन सी टाइप होती है? मेंटल टाइप फीबल माइंडेड। अब फीबल माइंडेड क्या होता है कि लोएस्ट स्टेज होती है आईक्यू की, जिसमें एक पर्सन जो है वो मेंटली रिटार्डेड होता है, ठीक है, उसको मेंटल रिटार्डेशन होती है। उसके बाद अगर 70 to 80 उसकी रेंज में आया है उसका आईक्यू स्कोर, तो उसका जो मेंटल टाइप है वो वेरी डल है, ठीक है। तो इसी तरह ये हमारे पास लोएस्ट लेवल यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद एवरेज जो है वो 90 to 110 होता है, ठीक है। जब उसका आईक्यू स्कोर 90 to 110 के दरमियान में आया है तो उसका जो मेंटल टाइप है वो एवरेज है। इसी तरह अगर उसका 110 से 120 के दरमियान में आया तो उसका जो मेंटल टाइप है वो ब्राइट है, ठीक है। और जीनियस में कितना होगा? उसका अबव 140 होगा। तो जस्ट आपने इसको याद रखना है क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं और एचसीक्यू भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं मेंटल रिटार्डेशन क्या होती है। अच्छा, अब यहाँ तक जो हमारा चैप्टर था ना वो कंटेंट के अकॉर्डिंग कवर हो गया है। आगे हम इसमें से ना कुछ एमसीक्यूज आते हैं आगे वाले पार्ट में से, तो हम ये पढ़ लेते हैं एक बार, अगर आ भी जाए तो आप उसको सोल्व कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है? इसमें से इसकी डेफिनेशन करनी है, मेंटल रिटार्डेशन क्या होती है, और आगे इसकी ना 4 कैटेगरीज हैं वो हमने करनी है, ठीक है। 4 टाइप्स होती हैं इसकी। तो इसको डिफाइन किसने किया था? अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने इसको डिफाइन किया था। ये क्या होती है कि जब एक पर्सन की जो आईक्यू लेवल है वो सब एवरेज होता है, ठीक है, मतलब कि एवरेज से भी कम होता है, और उसकी जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होती है या उसकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है वो लिमिट हो जाती है, ठीक है। उसमें उसकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग है माइंड की वो कम हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं पर्सन जो है वो मेंटली रिटार्डेड है, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ आपने क्या करना है? इसकी 4 कैटेगरीज करनी है यहाँ पे। माइल्ड होती है, मॉडरेट है, स्वेयर है और प्रोफाउंड है, ठीक है। अब हमने इसमें से जो इसकी रेंज करनी है याद, रेंज और मेंटल एज कितनी होती है हर स्टेज में, हर कैटेगरी में। अब जो सबसे पहले हम देखें माइल्ड रिटार्डेशन, इसमें जो आईक्यू लेवल है वो कितना होता है?
50 to 55 से लेकर 70 तक हो सकता है, ठीक है। ये इसकी रेंज आपने याद करनी है। उसके बाद इसमें जो मेंटल एज होती है वो 10 ईयर्स होती है, और इसमें जो इसकी स्किल्स होती है ना, जो इसकी एबिलिटीज होती हैं वो क्योंकि वो मेंटली रिटार्डेड है तो अपनी खुद से परफॉर्म नहीं कर सकता, तो उसको ट्रेनिंग चाहिए होती है, ठीक है। इसको हम ट्रेन करते हैं डिफरेंट स्किल्स को परफॉर्म करने के लिए, ताकि वो सोशली और ऑक्यूपेशनली एकेडमिकली एडजस्ट कर सके, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग करती हैं तो वो सेल्फ सपोर्टिंग हो सकता है, ठीक है। मतलब अपने आप को सपोर्ट कर सकता है, सोसाइटी के अंदर वो एडजस्ट हो सकता है अगर उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मॉडरेट रिटार्डेशन। अब इसमें जो आईक्यू की रेंज होती है वो कितनी होती है, 35 to 40 से लेकर 50 to 55 तक इसकी रेंज होती है, और जो मेंटल एज होती है वो 4 to 7 ईयर्स तक होती है, ठीक है। इसमें भी इसको ट्रेनिंग चाहिए होती है डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अब इसमें जो पर्सन है उसकी जो मेंटल एबिलिटी कम होने की वजह से जो उसकी मोटर एबिलिटी है वो भी कम हो जाती है, ठीक है। मतलब चीज़ों को परफॉर्म करना, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना, वो भी उसकी डिफॉर्मिटीज़ इसमें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अब इसमें था वो सेल्फ सपोर्टिंग हो सकता है, लेकिन इसमें वो पार्शली सेल्फ सपोर्टिव होगा क्योंकि इसमें अब वो मॉडरेट में आ गया, ठीक है। उसका जो आईक्यू लेवल है और कम हो गया है, तो इसमें वो पार्शली सेल्फ सपोर्टिव हो सकता है, ठीक है। उसको अगर हम ट्रेनिंग देंगे तो प्रॉपर स्किल्स को सिखाएंगे। उसके बाद हमारे पास है सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। इसमें जो आईक्यू की रेंज है वो कितनी होती है, 20 to 25 से लेकर 35 से 40 तक, ठीक है। और जो मेंटल एज है वो लेस देन 4 ईयर्स होती है। अब इसमें क्या है, सीवियर फॉर्म आ गई है, तो इसमें पर्सन जो है वो दूसरों पर डिपेंड करता है टोटली, ठीक है। ओवरऑल दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर रूटीन एक्टिविटीज। उसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेज कौन सी है, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। इसमें जो पर्सन है वो स्ट्रांगली मेंटली रिटार्डेड हो जाता है, और इसकी जो फिजिकल डिफॉर्मिटीज भी इसमें शो होती हैं, ठीक है। फिजिकल डिफॉर्मिटीज हो जाएंगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसका डैमेज हो जाएगा, ठीक है। और इसमें डिफरेंट सिम्टम्स भी शो हो सकती है, जैसे कि सीजर वगैरह हो सकता है उसको। म्यूटिज्म क्या होता है कि पर्सन की एबिलिटी अनएबल टू स्पीक होता है वो, ठीक है। मतलब कि सोशलाइज नहीं होता, सोशली एक्टिविटीज में वो स्पीक नहीं कर पाता। उसके बाद डेफनेस हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। तो टोटली जो है वो डिपेंडेंट होती हैं, और लाइफ टाइम में कभी भी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे इसकी कुछ कॉजेज हो सकती हैं कि कौन कौन सी कॉजेज हैं जिसकी वजह से पर्सन जो है उसमें मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। तो सबसे पहले हमारे पास है हेरिडिटी। मतलब एक पर्सन जो है उसकी पेरेंट्स में या उसकी फैमिली में जो उसको है मेंटल रिटार्डेशन है, उसका आईक्यू लेवल लो है, तो आगे वो जीन्स ट्रांसफर होंगे चाइल्ड के अंदर भी, और वो भी मेंटली रिटार्डेड हो सकते हैं, ठीक है। मेंटली अबनॉर्मल हो सकता है। उसके बाद हमारे पास है जेनेटिक डिफेक्ट। मतलब वही कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो है वो जीन्स में कुछ आर्टुलेशंस आ गई हैं, म्यूटेशंस आ गई हैं, तो उससे भी आगे उसकी प्रॉपर वो डेवलपमेंट नहीं होगी ब्रेन की, ठीक है। जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, उसमें भी पर्सन जो है वो मेंटली अबनॉर्मल होता है। अगर थर्ड हमारे पास कॉज कौन सी है, एबनॉर्मल डिलीवरी। मतलब एक जो फीटस है या जो चाइल्ड है वो उसकी डिलीवरी जो है प्री मच्योर हो गई है, टाइम से पहले वो डिलीवर हो गया है। तो जब टाइम से पहले डिलीवर होगा तो उसकी प्रॉपर ऑर्गन्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, और जो ब्रेन है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा, तो उससे भी उसका जो ब्रेन है या उसकी जो मेंटली एक्टिविटीज़ हैं वो भी एबनॉर्मल हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास है प्री न्यूरल इन्फेक्शन। अब ये इन्फेक्शन कौन सा होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब बर्थ से पहले, चाइल्ड की बर्थ से पहले मदर को जो इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि सिफिलिस वगैरह हो गया, एचआईवी हो गया, जर्मन मीजल्स, इसमें क्या होता है, पर्सन जो चाइल्ड है उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। ये इन्फेक्शन जो है उसका इफेक्ट ब्रेन पे, उसके ब्रेन पे भी आ सकता है, चाइल्ड के ब्रेन पे। तो उससे क्या होता है, पर्सन का जो ब्रेन है वो प्रॉपरली वो डेवलप नहीं होगा, और उसको मेंटली रिटार्डेशन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है टॉक्सिक एजेंट्स। जैसे अब एक मदर जो है वो अल्कोहल यूज़ कर रही है, ठीक है। अब ये टॉक्सिक एजेंट है ना अल्कोहल, तो जब उसका एक्सेसिव यूज़ करेगी तो फिटस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, उसको हो सकता है फिटल अल्कोहल सिंड्रोम। अब ये सिंड्रोम क्या करेगा, ब्रेन को डैमेज कर देगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये टॉक्सिक एजेंट्स जो हैं वो भी अफेक्ट करते हैं। उसके बाद है माल न्यूट्रिशन। अब माल न्यूट्रिशन में क्या है कि प्रॉपर डाइट नहीं ले रही मदर, तो जब मदर डाइट नहीं ले रही है तो चाइल्ड को भी प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगी, तो डाइटरी इंटेक कम होने की वजह से जो ब्रेन की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगी, और जो ब्रेन है वो अंडर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह वो मेंटली अबनॉर्मल हो सकता है। तो ये हमारे पास कुछ कॉजेज थी इसकी मेंटल रिटार्डेशन की। उसके बाद आगे ये टॉपिक है इंटेलिजेंस इन रिलेशन टू सिकनेस। मतलब जब एक पर्सन सिक होता है तो उसके इंटेलिजेंस पे क्या इफेक्ट आता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो सिकनेस के दौरान इंटेलिजेंस जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होती, ठीक है। लेकिन कुछ चेंजेस आ सकते हैं उसकी माइंड के अंदर, उसकी परफॉर्मेंस के अंदर। अब वो कैसे आ सकते हैं कि जो पर्सन की थिंकिंग एबिलिटी है ना, थिंकिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये सारी जो है वो कम हो सकती हैं, ठीक है। वो ब्लॉक हो सकती हैं, तो उससे भी क्या होता है, उसके इंटेलिजेंस पे थोड़ा सा इफेक्ट आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर पर्सन को कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर है, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, लाइक डाउन सिंड्रोम है, या कोई भी शिजोफ्रेनिया वगैरह है उसको है, ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है, तो ये भी हम पढ़ेंगे आगे।
तो इसमें भी क्या होता है, इसकी जो कोग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं वो डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो जब ये डिसऑर्गेनाइज होंगे तो उसकी जो इंटेलिजेंस है वो डिक्लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह कुछ कुछ इफेक्ट्स आते हैं हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर ड्यूरिंग सिकनेस या ड्यूरिंग मेंटल डिसऑर्डर्स। ये जस्ट आपने रीड करना है। उसके बाद अब यहाँ पे टॉपिक होगा एक ये वाला, इंटेलिजेंस इन नर्सिंग, कि नर्सिंग के अंदर इसका क्या रोल है इंटेलिजेंस का। अभी आप सबको पता है कि जो नर्सिंग प्रोफेशन है वो बड़ा चैलेंजिंग प्रोफेशन है, ठीक है। इसके जो रोज़ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो फेस करती है एक नर्स डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है, क्लिनिकल सेटिंग के अंदर, क्लिनिकल एरिया के अंदर। तो एक पर्सन की जो एक नर्स की एक इंटेलिजेंस जो एबिलिटी है ना, उसको प्रॉब्लम्स को डील करने की, कैसे एडजस्ट करना है सिचुएशन के साथ, कैसे डील करना है डिफरेंट लोगों के साथ, ठीक है, प्रोफेशनल्स के साथ, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ, तो उसकी जो इंटेलिजेंस है वो बड़ी रोल प्ले करती है उसके अंदर, ठीक है। अगर उसकी इंटेलिजेंस अच्छी है तो चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करेगी, डिफरेंट मैटर्स को सॉल्व करने की एबिलिटी उसके पास होगी, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उसके पास अच्छी होगी। तो ये डिफरेंट इसके बेनिफिट्स होते हैं उसको एक नर्सिंग के अंदर, एक नर्स को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब यहाँ तक टॉपिक हमारा खत्म हो गया इंटेलिजेंस का। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एप्टीट्यूड का। अब आपने इसमें से डिफाइन करना है याद, और आगे इसकी 2 टाइप्स आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। अब ये क्या होता है एप्टीट्यूड, इट इज़ द इनेट एबिलिटी, ठीक है। इनेट क्या होती है, इनबोर्न एबिलिटी होती है, जो बाय बर्थ होती है एक पर्सन की, इंडिविजुअल की एबिलिटी किसी भी टास्क में, किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में अच्छा परफॉर्म करने की, ठीक है। अब आपने यहाँ पे 2 वर्ड याद रखने हैं, एक तो ये इनेट एबिलिटी है, ठीक है, और दूसरी क्या है, स्पेसिफिक टास्क को में अच्छा परफॉर्म करने की, ठीक है। स्पेसिफिक टास्क में अच्छा परफॉर्म करने की किसी पर्सन की इनेट एबिलिटी, उसको हम कहते हैं एप्टीट्यूड, ठीक है। जैसे एक पर्सन है, अब उसकी जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, मतलब कि कैलकुलेशंस वगैरह उसकी अच्छी हैं, तो ये एक स्पेसिफिक फील्ड होगी ना, मैथमेटिकल फील्ड, उसमें वो जा सकता है उस फील्ड के अंदर, क्योंकि उसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी हाई है, वो अच्छी है। तो इसको हम कहते हैं एप्टीट्यूड, स्पेसिफिक फील्ड में, स्पेसिफिक टास्क में अच्छा परफॉर्म करने की एबिलिटी, और वो होती है इनेट एबिलिटी, ये भी आपने याद रखना है। आगे इसकी ना 2 टाइप्स हैं, एक होती है स्कोलेस्टिक एबिलिटी, स्कोलेस्टिक एप्टीट्यूड, और एक होता है वोकेशनल एप्टीट्यूड, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो स्कोलेस्टिक है ना, वो होती है एबिलिटी टू डू वेल इन एकेडमिक ट्रेनिंग, मतलब कि एकेडमिकली या किसी भी एजुकेशनल साइड पे उसकी जो अच्छी एबिलिटीज़ हैं परफॉर्म करने की, उसको हम कहते हैं स्कोलेस्टिक एप्टीट्यूड। अब वो कोई भी फील्ड हो सकती है, जैसे कि नर्सिंग की फील्ड है, या मेडिसिन की फील्ड है, फिजियोथेरेपी है, ठीक है, नॉन मेडिकल आर्ट्स वगैरह, जिसमें भी उसकी अच्छी एबिलिटी है परफॉर्म करने की एकेडमिकली, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्कोलेस्टिक एप्टीट्यूड। अब ये स्टूडेंट की फील्ड में आ जाता है, ठीक है, ये हम टर्म याद रखनी है, स्कोलेस्टिक मतलब कि एकेडमिक से रिलेटेड है ये। और दूसरा हमारे पास क्या है, वोकेशनल। वोकेशनल जो है वो किसी भी पर्सन की जो अच्छा परफॉर्म करने की एबिलिटी होती है ऑक्यूपेशनल फील्ड के अंदर, मतलब किसी भी प्रोफेशन की फील्ड में जब वो आ जाता है, किसी भी प्रैक्टिकल फील्ड में जब आता है ना, वो उसकी जो अच्छी उसकी एबिलिटी होती है टास्क की परफॉर्म करने की, उसको हम कहते हैं वोकेशनल एप्टीट्यूड, ठीक है। अब इसमें कोई भी प्रोफेशन आ सकता है, जैसे कि टीचिंग प्रोफेशन है, मैनेजमेंट का उसका अच्छा रोल वो प्ले कर सकता है, ठीक है, और इंडस्ट्रियल में उसका अच्छा रोल है, ठीक है, कंप्यूटर फील्ड में वो अच्छा है। तो कोई भी इसकी जो स्किल है वो डिपेंड कर रही होती है उसकी प्रोफेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो जब वो किसी प्रोफेशन में या किसी ऑक्यूपेशन में उसकी अच्छी एबिलिटी होगी परफॉर्म करने की, उसको हम कहते हैं वोकेशनल एप्टीट्यूड, ठीक है। ये डिफरेंस आपने याद रखना है, ये एकेडमिक नहीं होगा स्कोलेस्टिक, एकेडमिक या एजुकेशनल ट्रेनिंग के अंदर, और ये होता है किसी ऑक्यूपेशन में या प्रोफेशनल फील्ड के अंदर, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे इसके 2 टेस्ट आपने जस्ट रीड करने हैं, कौन कौन सा टेस्ट है जिसके जरिए हम इसको मेजर कर सकते हैं एप्टीट्यूड को, ठीक है। तो स्कोलेस्टिक के अलग टेस्ट हैं और वोकेशनल के अलग टेस्ट हैं। अब यहाँ पे से आपने एक याद चाहे कर लो आप। स्कोलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आप ये कर सकते हैं, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये उसका आ जाएगा वो एकेडमिकली, ठीक है, ग्रेजुएशन वगैरह उसको असेस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें हम क्या करेंगे कि उसकी स्पेसिफिक फील्ड में या स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन में उसको असेस करेंगे। तो इसमें आप ये कर सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि हम किसके लिए करते हैं, टू असेस द टीचिंग एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, ठीक है। तो जस्ट आपने टेस्ट को रीड करना है। तो आज का लेक्चर हमारा ये था, हमने कंप्लीट कर लिया चैप्टर अपना पूरा। अब आपके जो क्वेश्चन थे पास पेपर में आए हुए वो आपके कवर हो गए होंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको दिखाऊँ इसका पास्ट पेपर जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, तो अब आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो जाएंगे। हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया। तो डिस्क्राइब 2 फैक्टर थ्योरी हमने पढ़ ली, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट हमने पढ़ लिया, कौन कौन से टेस्ट के ज़रिए हम मेजर करते हैं इंटेलिजेंस को, ठीक है। उसके बाद हमने डिफाइन कर लिया इंटेलिजेंस क्या होती है, वेरियस टेस्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस है ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। 3 से 4 डिफरेंस आपने करने हैं, ठीक है। उसके बाद आईक्यू हमने आज पढ़ा, आईक्यू क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे इसको कैलकुलेट करती हैं और उसकी स्कोरिंग क्या होती है, और लास्ट पे क्या है स्पीड टेस्ट क्या होता है और पावर टेस्ट क्या होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन रह गया
व्हाट डू यू नो अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। अब ये इस चैप्टर के अंदर आपको नज़र भी नहीं आया और इसके अंदर है भी नहीं, ठीक है। तो ये मैं आपको अपनी स्लाइड शेयर करती हूँ ग्रुप के अंदर, तो मैं आपको एक वॉइस भी शेयर करूँगी साथ, इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी कि ये क्या होती है और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा आज कवर हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना अगला चैप्टर। ओके, अल्लाह हाफिज़।